नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन और पुलिस एक बार फिर से सजग हो गई है। पिछले दिनों उपायुक्त के द्वारा टास्क दिए जाने के बाद शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगातार सघन मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बिग बाजार के निकट एसडीएम सुरेंद्र कुमार, ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार और डीएसपी मुख्यालय वन सरिता मुर्मू के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाया गया, जहां दर्जनों वाहन चालकों को मास्क नहीं लगाने के आरोप में जुर्माना वसूला गया, जबकि कई लोगों को हिदायत देकर छोड़ भी दिया गया। एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने बताया है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, ऐसे में उन लोगों से आज जुर्माना वसूला जा रहा है जो प्रशासन की अपील के बावजूद मास्क नहीं लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज ठीक कोरोना जो लॉकडाउन हुआ था उसके 1 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में इस तरह के जांच अभियान क्या लोगों को ज़्यादा डरने की ज़रूरत है? जब वैक्सीनेशन आ चुका है, वैक्सीन लोग ले रहे हैं, उसके बावजूद जिस तरह से देश में और धनबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, 99 न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। मास्क चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। धनबाद में अभी पूरी तरह से कोरोना गया नहीं है, तो हम लोग कई बिंदुओं पे, कई जगहों पे हम लोग ये ड्राइव लगातार चला रहे हैं। तो आज आप देखेंगे मेरे साथ डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, डीएसपी ट्रैफिक और हमारी ट्रैफिक की पूरी टीम है। लोगों के बीच में ये अभी भी हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए सबसे बड़ा उपाय है मास्क पहन के ही बाज़ारों में निकले, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अभी हमारे देश से कोरोना पूरी तरह गया है और ये लगातार चलेगा। जो लोग भी बिना मास्क के पाए जाएंगे, न केवल उन पर फाइन हम लोग लगा रहे हैं, बल्कि हो सकता है कि अगर कुछ पाए जाएंगे तो हम लोग उस पर केसेस भी दायर करने जा रहे हैं। तो अभी भी समाज में लोगों को आपके माध्यम से मैसेज जाना चाहिए कि बाजारों में निकले तो मास्क पहन के जरूर। निरसा के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के बराका नदी में डूबी कार के ड्राइविंग सीट से आज सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। कार नदी के अंदर करीब 20 फीट गहराई में डूबी हुई थी और उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। स्थानीय युवकों की मदद से कार का दरवाज़ा खोला गया और शव को बाहर निकाला गया। युवक ईसीएल के स्टाफ थे। लोगों ने रविवार की रात युवक को तेज़ रफ्तार कार चलाते हुए कॉलोनी से निकलते देखा था। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। साथ ही जेसीबी की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला गया है। यह हादसा है या फिर सुसाइड, पुलिस दोनों ही बिंदुओं पर जांच कर रही है। राहुल कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो कोलियरी में काम करता है। उसको रात में कुछ शराब वगैरह पी लिया था और कुछ घर में लगता है कि अनबन हुआ था, जिसके कारण ये आत्महत्या कर लिया है। ये उनका जो बॉडी है वो अपने ही गाड़ी में पानी के अंदर पड़ा मिला था। हम लोग उसको निकाल कर पोस्टमार्टम हेतु भेज रहे हैं धनबाद। बागमारा काली मंदिर के नज़दीक डुमरा की ओर से आ रही एक तेज़ रफ्तार टेम्पो ने मीनू परवीन और मोहम्मद इरशाद खान नामक दंपति को अपने चपेट में ले लिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि घटना में उनकी एक 3 वर्षीय बच्ची बाल बच गई। स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए डुमरा अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना की सूचना पाकर बागमारा पुलिस भी मौके पर पहुंची और टेम्पो को जब्त कर थाने ले गई, जबकि टेम्पो चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। धनबाद के केंदुआडी में रहने वाले कृष्णा रावत की पत्नी काजल देवी की मौत के बाद उनकी बहन पूजा ने उसके पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। काजल देवी की बहन पूजा कुमारी का कहना है कि साल 2011 में पूजा की शादी बेकार बांध के रहने वाले कृष्णा राउत के साथ हुई थी। शादी के बाद पति के द्वारा उसे दहेज के लिए अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। अचानक पति कृष्णा ने फ़ोन पर सूचना दी कि आपकी बहन की मौत पेट में अपेंडिक्स फटने से हो गई है। पति ने अपने पैतृक घर बिहार के जमुई जिले के मल्लेपुर से फ़ोन किया था। जब हम लोग वहां पहुंचे थे, सभी लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रखी थी। जब हमने शव को देखा तो उसके गले में फांसी के फंदे का निशान था। आसपास के लोगों ने भी बताया कि फांसी लगाकर उसकी
हत्या कर दी गई है। इसी संबंध में पूजा ने सदर थाना में मामले की शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई है। मार दिया बकारबान तालाब के पास से, वहाँ से लेके चले गया। मेरा कौन भाई मार को, दिया? उसका हस्बैंड, गोतनी, सास के मार दिया उसको। उसके बाद लाश को सल्ले से लेके निकल गया, कनियन बना के उसको लेके। कहाँ लाश लेके निकल गया वो? जम्मू जिला मल्लेपुर। अच्छा। लेके वहाँ चले गया उसको। तो आप लोग कैसे मालूम चला हम ये लोग के चीज़? मालूम चला जब वहाँ चले गया, तब फ़ोन आया मेरा, वही दीदी का हस्बैंड फ़ोन किया है कि आपका बहन मर चुका है, 35 पेट में फट गया, इसके वजह से वो मर चुका है। तो हम लोग उस पर दबाव दिए कि खबरदार मेरा लाश के रखने रहिएगा। हम लोग वहाँ हाजिर हो रहे हैं। हम लोग मल्लेपुर गाड़ी रिजर्व करके चले गए तो देखे हम लोग कि लाश को सजा धजा के रखले बढ़िया से। हम लोग चेहरा पे दबाव दिए तो देखे कि गला दबा के मार दिया है, हाथ पकड़ के कोई भी, और कोई गला दबा है, गला को निशानी था दबा। हाँ, फांसी था। उसमें आया वहाँ पे आदमी तो बोला कि फांसी लगावा के। जिले के महिला थाना में छेड़खानी और यौन संबंध बनाए जाने के लिए ब्लैकमेल करने के बाबत मामला दर्ज कर आरोपी रंजन सिंह को आज धनबाद मंडल कारा भेज दिया गया है। आपको बता दें कि झरिया के तीसरा थाना क्षेत्र के आलकडीहा निवासी रंजन सिंह पर उसकी साली ने आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर यौन संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने की शिकायत महिला थाना में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रंजन सिंह को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर धनबाद महिला थाना ले आई, जहां से उसे आज पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। छेड़खानी का केस आया हुआ था। एक युवती अपने जीजा जी पे छेड़खानी का आरोप लगा रही थी। उसके कुछ फोटोज थे जिसको अपने पास रखे हुए थे, और वो आरोप था उनका कि इस फोटो के बेसिस पे हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे साथ यौन संबंध बनाओ, नहीं तो तुम्हारा फोटो वायरल कर देंगे। तो इस बिहाफ में एक केस दर्ज किया गया था 12/21, जिसके बाद उस अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। कौन सी थाना का मामला है? वो तीसरा थाना का मामला है, जो महिला थाना में कांड दर्ज हुआ है इसका। ये आरोपी कहाँ का है? आरोपी अलगडीहा का रहने वाला है और युवती तीसरा थाना की रहने वाली है। ये मामला है इनका फोटो वायरल करना और अपने ही वाइफ के बहन के साथ छेड़खानी के मामला में। कौन सा थाना का मामला है? ये तो है आपका तीसरा थाना का मामला है। केस हुई है यहीं पर अच्छा, महिला थाना धनबाद। कितने दिन पहले हुई थी? 20 तारीख को हुई है, 20/3/2021 को हुई है, शाम को हुई है केस। अच्छा। धनबाद के सिटी एसपी आर रामकुमार ने आज झरिया के बोरागढ़ ओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान लंबित कांड की उन्होंने समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को होली त्यौहार को लेकर कई ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सिटी एसपी ने कहा है कि एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते लगे हैं। पुलिस को लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगवाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों बाद होली का त्यौहार है, इस दौरान मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों को करना है। वहीं होली के दौरान हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की ओर से विशेष नज़र रखी जाएगी। इसके साथ ही एसपी ने कहा है कि त्यौहार के दौरान उपद्रव मचाने वालों को हर हाल में नहीं बख्शा जाएगा। यही है, जरूर मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। और त्यौहार का टाइम में भी ये सारा प्रोटोकॉल मतलब लोगों को फॉलो अप करना है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी फेस टू पे आ रहा है, इसीलिए ध्यान से रहना है। आज आने का मेन मकसद सर यहाँ पे कुछ है सर? आज बोरागढ़ ओपी का इंस्पेक्शन है जी, उसका लंबित कांडों का समीक्षा जी। थाना अभिलोकन का। निरसा के कुमार धोबी बाजार के गुरुद्वारा रोड निवासी पूजा सामग्री विक्रेता संतोष अग्रवाल की बड़ी बेटी नेहा अग्रवाल ने ऑल इंडिया सीए की परीक्षा में 44वां स्थान हासिल किया है, जिससे परिवार वालों में खुशी की लहर है। नेहा की दो बहन और एक भाई हैं, जबकि मां वर्षा अग्रवाल गृहिणी है। पिताजी काफ़ी कष्ट कर
उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मेरे ऊपर खर्च किया है। नेहा की पढ़ाई मॉडर्न स्कूल से हुई है। नेहा अग्रवाल ने कहा है कि जब मैंने 12वीं पास की उसके बाद ही मैंने निश्चय किया था कि सीए बनूंगी। मैं अपने लक्ष्य की ओर चलना शुरू की। धनबाद से पढ़ाई कर आर्टिकलशिप के लिए कोलकाता गई, जहां मैंने 3 वर्ष कोलकाता में रहकर आर्टिकलशिप किया। उसके बाद मैंने आसनसोल से ऑल इंडिया सीए की परीक्षा दी, जिसमें मेरा 44वां रैंक आया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अच्छी रैंक पा सकूंगी। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। 12th मैंने मॉडर्न स्कूल से कंप्लीट किया, फिर उसके बाद बीकॉम और सीए करने के लिए कलकत्ता गई। वहाँ से स्टार्ट मतलब सबसे पहले तो धनबाद से ही किया था सीपीटी के बाद फिर आईपीसीसी किया रांची से, फिर कलकत्ता से मेरे को आर्टिकलशिप करना था। अच्छा, तो इसलिए फिर वहाँ से फाइनल्स पढ़ा और अभी और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा हर समय रहा। कभी भी वो लोग मेरे को गिरने नहीं दिए कि नहीं होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग हमेशा साथ दिए और हमेशा उनका ही सबसे बड़ा श्रेय उन लोगों को ही जाता है। मेरे मम्मी पापा को सबसे खास करके बड़ा दौर होता है ये 3 साल का जो ट्रेनिंग आर्टिकलशिप में होता है, वो सबसे बड़ा कठिन समय होता है, क्योंकि उसमें लगता है कि अब कब हम गिर जाएं, कब हम संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें ट्यूशन्स, क्लासेस, पढ़ाई, फिर खुद को संभालना, घर से बाहर रहना, तो ये सबसे बड़ा। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के धनबाद की इकाई ने जिला शिक्षा अधीक्षक के खिलाफ मार्च निकाला, जिसमें निजी विद्यालयों पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा गलत बयानबाजी का विरोध किया है। शिक्षक ने कहा है कि जिला शिक्षा अधीक्षक ने निजी विद्यालय को अवैध बताया, जो कि निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा अधीक्षक अपने बयान का आधार स्पष्ट करे। इसके अलावा कक्षा 8 बोर्ड के लिए सभी निजी विद्यालय को मान्यता दी जाए, अन्यथा आने वाले समय में धरना देकर विरोध किया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा यह बयान दिया गया कि जितने भी निजी विद्यालय हैं वह अवैध विद्यालय हैं, उनको बंद किया जाएगा। उसके खिलाफ, उनकी गलत बयानबाजी के खिलाफ आज झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई धनबाद आज जिला शिक्षा अधीक्षक के पास जा रहा है और उनसे यह जवाब तलब करेगा कि निजी विद्यालय जो कि U-डैश कोड प्राप्त है SDMIS का डाटा के तहत सभी निजी विद्यालय बच्चों का, शिक्षकों का डाटा सरकार को उपलब्ध कराते हैं, तो यह अवैध क्यों हो गए? और अवैध आप किस आधार पर कह सकते हैं? सभी विद्यालयों को U-डैश कोड मिला हुआ है। RT 2019 के नाम पर वह भयादोहन करना चाहते हैं। वह बड़े विद्यालय को फायदा पहुंचाकर निजी विद्यालयों को ताला लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। झरिया के श्याम मंदिर में 23 मार्च से शुरू होने वाले श्री श्याम फागुन महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। श्याम बाबा का दरबार श्रद्धालुओं के लिए सज धज के तैयार है। वहीं भक्तों में श्री श्याम मित्र मिलन समिति की ओर से प्रसाद वितरण के लिए तरह तरह की मिठाइयों का भंडारण किया जा रहा है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने कहा है कि 23 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में कोरोना महामारी के गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। लोग अपना भ्रमण करेंगे, हमारा मंदिर से प्रोसेशन नहीं निकलेगा। जो हम लोग बैंड बाजा धूम धड़ाका झांकी के साथ निकालते थे, वो अब कोरोना को मद्देनज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क के साथ में सैनिटाइज करवाया जाएगा सबको। और लोग अपना आएंगे, अपना निशान उठाएंगे और 10-10, 5-5, 20-20 के झुंड में और अपना वो झरिया नगर का परिक्रमा करके निशान अर्पण बाबा को करेंगे। मास्क का वितरण हम निशान के साथ में ही कर रहे हैं। लगभग कितने जन यहाँ पे निशान उठा रहे हैं? अभी कोई काउंटिंग नहीं है हमारे पास। हम लोगों ने व्यवस्था रखी हुई है। हो सकता है 2500 हो जाए, हो सकता है 3000 हो जाए। हम उस टाइप से अपना व्यवस्था रख रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, उसको देखते हुए हम इस प्रोग्राम को, जो हमारा 1 बजे से चालू होता था, 10 बजे से ही चालू कर रहे हैं। और लाइन लगाना, जगह जगह रोकना
वो कहीं बैंड बज रहा है, कहीं म्यूजिक सिस्टम बज रहा है, तो वो फ्री कर दिया गया है। तो लोग अपना मूव करते रहेंगे तो एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं हो। पोषण सखी संघ के बैनर तले पोषण सखियों ने आज ड्रेस कोड जारी करने, मानदेय की राशि में बढ़ोतरी, नई नियमावली जारी करने की समेत कई मांगों को लेकर धनबाद उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां उन लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। पोषण सखियों ने बताया है कि जिला प्रशासन उनसे सभी प्रकार की कार्य कराती है, परंतु उनकी पहचान नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो लोग पिछले 5 सालों से अपने अस्तित्व की पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं। इन सब समस्याओं को लेकर वो लोग आज उपायुक्त कार्यालय पहुंची हैं ताकि उनकी समस्याओं का निदान हो सके। लोग डीसी ऑफिस आए हुए हैं अपना मांग पत्र सौंपने के लिए, और हमारी सभी पोषण सखी अपना एकजुटता यहाँ दिखाई है, क्योंकि हम लोग को सरकार मतलब कि 2016 में ही बहाली किए थे, और 2016 में बहाली करके समझिए कि वो भूल गए। मेरे कहना, हमारी पोषण सखी को कहना है, क्योंकि आज से आपका मतलब कि 4 से 5 साल हो चुका है हमारा, अभी तक हमारा कोई पहचान नहीं है, ड्रेस कोड नहीं है। कहीं भी अगर हम लोग विभाग में जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप हो क्या, आप हैं कौन। तो हमारा पहचान न रहने के कारण से लोग मुझे पहचान अनदेखा कर देते हैं। और पहला मानदेय हम लोग का है, जो कि सरकार हमें एक मजदूरी न्यूनतम जो होता है वो भी नहीं मिल रहा है। धनबाद जिला का सब पोषण सखी आई हुई है, इनके लिए ये मुद्दा है कि 3000 तलब मिलता है इनका, लेकिन इससे गुजारा नहीं हो पाएगा। इनका मांग है कि 15,000 रुपया तक हम लोग को देना चाहिए, और जो पोषण सखी का ड्रेस है वो ड्रेस नहीं है, इसके लिए इनका ड्रेस चाहिए। कृषि बिल समेत केंद्र सरकार की कई नीतियों के खिलाफ झरिया के नूनुडी स्थित गुरुदास चटर्जी लाल मैदान से मासस ने आज रैली निकाली। ये रैली जेएल गोड़ा स्टेडियम के नज़दीक ग्राउंड में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि ये रैली केंद्र की सरकार नीतियों के खिलाफ निकाली गई है। उन्होंने कहा कि इस रैली के माध्यम से केंद्र सरकार को चेताया जा रहा है कि वो अपनी नीति से बाज आए और जनता और मजदूर के हित में काम करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, देश को कुछ भी नहीं दिया है, जो था उसे प्राइवेटेशन कर कॉरपोरेट घरानों के हाथों बेचने का काम किया जा रहा है। सरकार के जितने भी मजदूर विरोधी, किसान विरोधी जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ ये रैली है। हम आशा करते हैं जो सरकार अपने नीतियों से बाज आए और जनता के हित में, मजदूरों के हित में और कॉरपोरेट हाउस के हित में नहीं, तमाम चीज़ों के बिल या नियमावली या आसू पार्टी के गंगा नारायण भाजपा में शामिल हो गए हैं। आज रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, विधायक रणधीर सिंह, नारायण दास और प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। गंगा नारायण के भाजपा में शामिल होने के साथ ही ये तय हो गया है कि मधुपुर उपचुनाव में वे ही भाजपा का चेहरा होंगे। बतौर प्रत्याशी उनके नाम की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। रांची के सोनाहातू प्रखंड के बाकू सीएलएफ कार्यालय में लांडू डी आजीविका महिला संयुक्त संगठन का वार्षिक आम सभा आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सोनाहातू पूर्वी की जिप सदस्य वीना मुंडा उपस्थित हुई। इस दौरान क्लस्टर की महिला समूह का लेखा जोखा पेश किया गया। वार्षिक आमदनी के साथ ही आने वाले वर्ष के लिए भी रूपरेखा तैयार की गई है। वीना मुंडा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए उनका मनोबल भी बढ़ाया। कहा कि एकीकरण और संगठन के माध्यम से ही महिलाओं का विकास संभव है। कार्यक्रम में समूह की महिलाओं ने डाइन प्रथा पर आधारित गरिमा नामक नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया। साथ ही क्षेत्र के लोगों को कुप्रथाओं के खिलाफ नए और बेहतर समाज के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसमें से 12 बीओ में सीआईएफ पैसा आया है, जो हम लोग इसी 1 मीटिंग में
चर्चा करते हैं और इसी 2 मीटिंग में लेन देन करते हैं। अच्छा, संगठन का वार्षिक आम सभा था। जितना इन लोग का साल भर कितना खर्चा आया हुआ का ब्यौरा दिया गया और इस CLF में लगभग कुल 302 SHG जुड़े हुए हैं। इनमें से अभी 50,60,000 रुपया इन लोग CIF के रूप में आया हुआ है। धीरे धीरे ये पैसा जाकर 80 लाख रुपया तक पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे CLF तक आएगा। फिर अभी SHG में गया, SHG से VO में आएगा, VO से CLF में आएगा, CLF बैंक का रूप धारण करेगा। तो दीदी लोग के लिए अपना लेन देन खुद से करेगी। अपनी सुरक्षा अपने हाथ जागरूकता रथ को बोकारो के उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले के 565 विद्यालयों में भ्रमण कर स्कूली बच्चों को हाथ धोने के लिए जागरूक करेगी। इसे 22 से 25 मार्च तक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और यूनिसेफ की सहयोगी संस्था वर्ल्ड विजन के संयुक्त पहल से चलाया जा रहा है। मौके पर अभियंता शिक्षा विभाग विमल कुमार, जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, वर्ल्ड विजन संस्था से अनिल कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। कोविड-19 का जो संक्रमण है उसमें किस प्रकार से जो है सावधानी बरतनी है, उनके स्तर पर जागरूकता अभियान को जो है और तेज करता है, लोगों को जागरूक करता है, बच्चों को जागरूक करता है, अभिभावकों को सबको। सरायकेला के कुकड़ीचागढ़, नीमडी, चांडेल, राजनगर, खरसावां सहित जिले के 9 प्रखंडों में आज विश्व जल दिवस के अवसर पर पेयजल और स्वच्छता प्रमंडल के बैनर तले जल सहिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जल सहियाओं को जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी दी गई, वहीं पानी के महत्व को भी बताया गया। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मास्क जरूर लगाइएगा। नमस्कार।